हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था भाई जो आपका अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या होता है, ये किसके द्वारा प्रतिपादन किया था, ये डाल्टन और पीक्यू के द्वारा क्या है इसका जो अधिकतम जो सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया गया था। तो इसमें जो सरकार की जो आय होती है और जो सरकार का व्यय होता है, दोनों पक्षों को क्या है इस सिद्धांत के अंदर ध्यान में रखा जा सकता है। डाल्टन और पीक्यू ने इस सिद्धांत को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, तो इस प्रकार से हम इस सिद्धांत को डाल्टन और पीक्यू का सिद्धांत भी कह सकते हैं। फिर हमने जो आपका देखा था भाई जो आपकी इसकी जो डाल्टन के अनुसार जो सार्वजनिक वित्त की सबसे अच्छी प्रणाली वह है जिसके अनुसार राज्य अपने कार्य द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। यानी कि जो भी राज्य होते हैं वो इस प्रकार से सार्वजनिक वित्त की जो प्रणाली वो अपनाते हैं जिससे उनको क्या हो अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो। फिर हमने इसकी जो अजम्पशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इसकी क्या क्या विशेषताएं थी ये पढ़ी थी। फिर हमने देखा था जो अधिकतम सामाजिक लाभ की शर्तें क्या हैं। शर्तें तो यही है भाई जो आपका जो अधिकतम सामाजिक लाभ कहाँ पर होगा, जहाँ पर जो आपका MSB और MSS यानी कि आपका जो सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक जो लाभ है जहाँ पर बराबर हो गए वहीं पर जो आपका लाभ जो अधिकतम सामाजिक लाभ होगा। आगे हमने उसको देखा था किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर इसमें आपके दो टर्म आई थी, एक तो आपका सीमांत सामाजिक लाभ क्या होता है और एक सीमांत सामाजिक त्याग क्या होता है। जब सरकार लोगों पर कर लगाती है तो कर लगाने से उनको कुछ अनुपयोगिता होती है या उनको कुछ मुद्रा के रूप में त्याग करना पड़ता है, तो इसलिए उसी को हम उस त्याग को हम क्या कहते हैं सीमांत सामाजिक त्याग कहते हैं। जैसे जैसे करों की मात्रा बढ़ती जाएगी तो जो आपका सीमांत सामाजिक त्याग है वो क्या है बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद था आपका सीमांत सामाजिक लाभ, इसको ये एक प्रकार से घटता हुआ होता है। गवर्नमेंट जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, सार्वजनिक व्यय करती है, तो उससे क्या होता है भाई लोगों का जो सामाजिक जो लाभ होता है वो क्या है घटती दर से बढ़ता है। यानी कि स्टार्टिंग में तो वो बढ़ता है, उसके बाद वो क्या है घटना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती चली जाएगी जो आपका सोशल बेनिफिट है वो कम होता चला जाएगा। तो इसलिए जो आपका सीमांत सामाजिक जो लाभ होता है वो क्या होता है घटता हुआ होता है। फिर हमने उन दोनों के डायग्राम देखे थे किस प्रकार से उनको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता। फिर हमने पढ़ा था भाई जो डाल्टन की अधिकतम सामाजिक लाभ की शर्तें क्या थी। तो डाल्टन ने यही बताया था भाई जो जहाँ पर आपका सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ जहाँ पर बराबर होंगे वहीं पर जो आपका जो सामाजिक लाभ है वो क्या होगा अधिकतम होगा। दोनों जिस पॉइंट पर बराबर होंगे उसी पॉइंट पर जो आपका सीमांत सामाजिक जो अधिकतम जो लाभ होता है वो अधिकतम होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है पीगू कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। पीगू की अधिकतम सामाजिक लाभ की शर्त क्या है। तो जो आपके तो पीगू के अनुसार हम देख सकते हैं वह पीगू ने बताया था वह प्रत्येक दिशा में सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि खर्च किए गए आखिरी सीलिंग का मतलब यहाँ पर हम रुपये से ले सकते हैं से मिलने वाली संतुष्टि में होने वाली वृद्धि। यानी कि जब भी सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है तो उससे क्या होता है लोगों की संतुष्टि में वृद्धि होती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वे जो प्रत्येक दिशा में जो भी सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उससे प्रत्येक जो आखिरी जो सीलिंग होती है उससे मिलने वाली संतुष्टि में होने वाली वृद्धि तथा सरकार को कर आदि के रूप में दिया जाने वाला आखिरी सीलिंग के कारण कम होने वाली संतुष्टि बराबर हो जाए। यानी कि दोनों में जो करों के कर लगने से जो भी सरकार को जो आखिरी सीलिंग दी जाती है, आखिरी सीलिंग जो दी जाती है, जो आखिरी रुपया दिया जाता है उससे जो संतुष्टि कम होती है वो और जो अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर से संतुष्टि में जो वृद्धि हुई थी में दोनों क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो इसके फलस्वरूप जो आपका शुद्ध सामाजिक लाभ है वो क्या होगा प्राप्त होगा। जब ऐसा होगा जहाँ पर आपका सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ बराबर होंगे तो वहाँ पर जो आपका क्या होगा शुद्ध सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। इससे आपको क्या होगा जो आपका नेट सोशल बेनिफिट प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं बस शुद्ध सामाजिक लाभ क्या होता है। ये क्या होता है अधिकतम सामाजिक त्याग तथा अधिकतम सामाजिक लाभ के बीच का अंतर है।
यानी कि इसको हम बोल सकते हैं जो आपका सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ के बीच का अंतर को हम क्या कहते हैं, शुद्ध सामाजिक लाभ कहा जाता है। तो जो आपका शुद्ध सामाजिक जो लाभ होता है वो किस बिंदु पर यानी कि किस पॉइंट पर अधिकतम होगा, जहाँ पर जो आपका मार्जिनल सोशल सेक्रीफेंस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट जहाँ पर दोनों बराबर होंगे, वहीं पर आपका क्या होगा, सीमांत सामाजिक जो अधिकतम क्या होगा, शुद्ध सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, ओ वाई एक्सिस पर लेते हैं हम मार्जिनल सोशल सेक्रीफेंस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो ये जो आपका बी करो है, ये आपका क्या है, MSS करो जो है ये सीमांत जो सामाजिक त्याग को दर्शाता है, और ये आपका जो MSB करो है ये सीमांत सामाजिक लाभ को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे जैसे सरकार के द्वारा करों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो जो आपका सीमांत सामाजिक त्याग है वो क्या है, बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे सरकार के द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है तो आपका जो सीमांत जो सामाजिक लाभ है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो जहाँ पर जो आपका नेट जो सोशल बेनिफिट है वो कहाँ पर अधिकतम होगा, ई पॉइंट पर अधिकतम होगा, जहाँ पर ये एक दूसरे के बराबर है। तो ई पॉइंट पर क्या है, ई पॉइंट पर जो आपका MSS है और वो किसके बराबर है, MSB के बराबर है, दोनों यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट पर आपका जो नेट जो सोशल बेनिफिट है वो क्या है, मैक्सिमम है। और जो ये एरिया है आपका AEB जो एरिया है ये आपका क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ को प्रकट कर रहा है। इनके जो ये जो एरिया है आपका AEB ये किसको शो कर रहा है, ये अधिकतम सामाजिक लाभ को प्रकट कर रहा है। आगे हम देखते हैं जो आपका अधिकतम सामाजिक लाभ की व्याख्या हम कुल सामाजिक त्याग एग्रीगेटेड सोशल सैक्रिफाइस तथा कुल सामाजिक लाभ एग्रीगेटेड सोशल बेनिफिट की धारणा से भी कर सकते हैं। सामाजिक लाभ को अधिकतम करने की दृष्टि से सरकार का उद्देश्य है अपने राजकोषीय प्राचलनों फिजिकल ऑपरेशन से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने का होता है। यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो इस प्रकार से अपनी फिजिकल नीति अपनाती है जिससे उनका जो शुद्ध लाभ जो प्राप्त होता है, उनसे जो अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। शुद्ध सामाजिक लाभ समग्र या कुल सामाजिक त्याग तथा समग्र या कुल सामाजिक लाभ के बीच का अंतर है। यानी कि जो आपका नेट जो सोशल बेनिफिट है वो किसके बराबर है, वो आपका जो भी हमने देखा जो समग्र या कुल सामाजिक त्याग और समग्र या कुल सामाजिक लाभ दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, नेट सोशल बेनिफिट कहा जाता है। तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। जैसे ये आपका TSSS क्या है, ये टोटल सोशल सेक्रीफाइस करो है, TSB ये आपका टोटल सोशल बेनिफिट करो है। तो ये देखते हैं भाई यहाँ पर तो इस पॉइंट पर तो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन जो आपका नेट जो सोशल बेनिफिट है वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जहाँ पर इन दोनों का अंतर मैक्सिमम होगा। तो इस अंतर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, दोनों करों पर जो आपका TSB है और TSS है, इन दोनों पर करों पर हम सप्रस रेखाएं खींचते हैं। ये आपकी क्या है, T1 और T2 ये दोनों सप्रस रेखाएं हैं। इसके अंतर को पता लगाने के लिए, यानी कि इन दोनों में कितना अंतर है उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सप्रस रेखाएं खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई जो आपका TSB है टोटल सोशल बेनिफिट है वो क्या है, EM है। टोटल जो सोशल बेनिफिट है वो EM है। टोटल सोशल सेक्रीफाइस वो आपका क्या है, FM है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नेट टोटल सोशल बेनिफिट का मतलब क्या होता है, TSB माइनस TSS, EM माइनस EF। तो आपके पास कितना बच जाता है, EFM, तो हमारे पास बचता है EF। तो जो ये EF है ये आपका क्या है, नेट टोटल सोशल बेनिफिट है। तो इस प्रकार से हम इसके द्वारा भी इसका पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार से हम कुल जो सामाजिक त्याग होता है और जो कुल सामाजिक लाभ होता है उनका अंतर जहाँ पर अधिकतम होगा वहीं पर जो आपका नेट जो टोटल सोशल बेनिफिट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आगे हम देखते हैं जो आपकी उसके बाद पीगू के बाद आगे आती है आपकी मैस्ग्रेव की अधिकतम सामाजिक लाभ की शर्त। पहले हमने डाल्टन की देखी, उसके बाद हमने पीगू के द्वारा बताई गई जो अधिकतम सामाजिक लाभ की जो शर्त थी वो आगे आपकी है मैस्ग्रेव की अधिकतम सामाजिक लाभ की शर्त। तो जो आपके डॉक्टर
R.A. मैस्ग्रेव ने अधिकतम सामाजिक लाभ की स्थिति की व्याख्या एक अलग रेखा चित्र के द्वारा की है, यानी कि इसने जो है अलग रेखा चित्र के द्वारा इसकी व्याख्या की है। अधिकतम सामाजिक लाभ उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां शुद्ध सामाजिक लाभ शून्य होता है। ये कहते हैं कि जो आपका अधिकतम सामाजिक जो लाभ है उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां पर आपका शुद्ध सामाजिक लाभ, नेट सोशल बेनिफिट, जहां पर आपका 0 होता है। शुद्ध सामाजिक लाभ NSB दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोनों NSB बराबर सीमांत सामाजिक लाभ MSB तथा सीमांत सामाजिक त्याग के अंतर के बीच का अंतर है। ये दोनों का जो है ये भी उसी प्रकार से, इस प्रकार से पीगू ने बताया था भाई, जो आपका शुद्ध सामाजिक लाभ है वो किसके बराबर है, वो सीमांत सामाजिक लाभ तथा सीमांत सामाजिक त्याग के दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, शुद्ध सामाजिक लाभ कहा जाता है। तो जहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं, NSB तब अधिकतम होगा जब दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, MSB माइनस MSS, दोनों का अंतर जहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो आपका जो नेट सोशल बेनिफिट है वहाँ पर मैक्सिमम होगा जहाँ पर आपका सीमांत जो सामाजिक लाभ है और सीमांत जो सामाजिक त्याग है, दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी हम देख सकते हैं। मैं जैसे हम ले सकते हैं जो आपका OY एक्स पर हम लेते हैं सीमांत सामाजिक लाभ, और O एक्सिस पर हम लेते हैं टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर, और OY1 एक्सिस पर लेते हैं हम आपका, इसको नेगेटिव साइड भी बोल सकते हैं हम इसको, इस पर हम लेते हैं आपका सीमांत सामाजिक त्याग। तो जो ये आपका A और A' करो है, ये आपका क्या है, सीमांत सामाजिक लाभ वक्र है, और जो ये आपका B और B' करो है, ये आपका क्या है, सीमांत सामाजिक त्याग वक्र है। तो जहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों का अंतर जहाँ पर 0 है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, जहाँ पर ये दोनों जहाँ पर बराबर है, इनका अंतर जहाँ पर बराबर है या 0 है, तो E पॉइंट पर इन दोनों का अंतर क्या है, ये दोनों बराबर हैं और इनका जो अंतर है वो क्या है, 0 है। तो आपका ये जो C और C1 जो करो है, ये आपका नेट सोशल बेनिफिट करो है। तो ये जो आपका C और C1 जो करो है, ये शो करता है भाई जो आपका नेट सोशल बेनिफिट करो है, और E पॉइंट पर क्या है, ये आपका क्या है, जो नेट सोशल बेनिफिट है वो क्या है, 0 है। और E पॉइंट पर ये दोनों क्या है, बराबर हैं, जो आपका सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ क्या है, दोनों बराबर है। और जहाँ पर ये बराबर होते हैं वहाँ पर जो आपका नेट, जो मैक्सग्रेव ये कहते हैं भाई, जहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि इनका अंतर जहाँ पर बराबर होगा वहाँ पर जो नेट सोशल बेनिफिट है वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं भाई, जैसे A' आपका जो करो है वो MSB करो है, B' करो जो आपका MSS करो है, C और C1' आपका NSB करो है। एट पॉइंट E पॉइंट पर हम देखते हैं आपका जो MSB किसके बराबर है, MSS के बराबर है, इनके जो सीमांत जो सामाजिक लाभ है वो सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर है। तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध जो सामाजिक लाभ है वो क्या है, 0 है एट E पॉइंट पर। एट E पॉइंट कुल सामाजिक लाभ क्या है, यहाँ पर E पॉइंट पर जो टोटल जो सोशल बेनिफिट है वो क्या है, अधिकतम है, लेकिन नेट तो यहाँ पर 0 है, और जो कुल जो सामाजिक लाभ वो क्या है, अधिकतम है। जब NSS नेट सोशल बेनिफिट 0 है तब कुल सामाजिक लाभ क्या होगा, अधिकतम होगा, तथा कुल सामाजिक त्याग न्यूनतम होगा। जहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ पर क्या है, जो आपका कुल सामाजिक लाभ तो क्या है, अधिकतम है, और जो कुल सामाजिक त्याग है वो क्या है, न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि किस प्रकार से जो आपका है, मैस्ग्रेव ने किस प्रकार से बताया हुआ जो आपका नेट जो सोशल बेनिफिट है, जहाँ पर इन दोनों का अंतर क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे, वहाँ पर क्या होगा, जो नेट सोशल बेनिफिट है वो 0 होगा, और जो कुल जो सामाजिक लाभ है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। आगे इसमें आपका है भाई, जो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, जो भी हमने प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट किया है, एडवांटेज किया है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे जो पहला जो इसका इम्पोर्टेंस है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में वृद्धि होती है।
अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है इस बात पर निर्भर करता है कि सार्वजनिक वित्त का देश के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के लिए सरकार की आय और व्यय में इस प्रकार से परिवर्तन होने चाहिए जिससे उत्पादन अधिक हो, रोजगार और निर्यात में वृद्धि हो। फिर आता है आपका धन का न्यायपूर्ण वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सामाजिक लाभ का अधिकतम होना इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में उचित आय का वितरण हो। इसके लिए कर व्यवस्था में इस प्रकार से परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे धनी वर्ग से उचित मात्रा में धन एकत्रित करके उस धन को निर्धन को अधिक से अधिक सुविधाएं देने में खर्च किया जाए। फिर आता आपका राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आर्थिक स्थिरता के परिणाम स्वरूप सामाजिक कल्याण में वृद्धि होना अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने की एक आधारभूत शर्त यह है कि देश में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। इसलिए विदेशी आक्रमणों से देश की सुरक्षा और देश के अंदर अमन चैन बनाए रखना सरकार का कर्तव्य होता है। उसके बाद आती है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता के परिणाम स्वरूप सामाजिक कल्याण में वृद्धि होना स्वाभाविक है। आर्थिक स्थिरता से अभिप्राय समाज में आर्थिक उतार चढ़ाव कम होने चाहिए। फिर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। प्रत्येक देश की सरकार अपनी राजकोषीय नीति के द्वारा पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राथमिकता देती है। इसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है और सामाजिक कल्याण क्या है आपका बढ़ता है। फिर आपका है भविष्य का ज्ञान, फ्यूचर कंसिडरेशन। प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि भविष्य में आने वाली संतानों के सामाजिक लाभ का भी ध्यान रखें, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग केवल वर्तमान में रहने वाले लोगों के लिए न किया जाए बल्कि उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखा जाए। इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सरकार का क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपके जो भी इसके इम्पोर्टेंस थी, आपका जो हमने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किया था उसकी इम्पोर्टेंस थी। आगे हम देखते हैं जो अधिकतम सामाजिक लाभ के जो सिद्धांत है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन उसकी क्या क्या हैं। सबसे जो फर्स्ट लिमिटेशन है त्याग तथा लाभ का माप। इसमें हमने जो भी आपका अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत किया था उसमें हमने देखा भाई जो आपका लोगों के ऊपर जो कर लगाए जाते हैं उससे क्या करना पड़ता है, उनको सामाजिक त्याग करना पड़ता है। और जो सरकार के द्वारा गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उससे क्या होता है, सामाजिक लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से जो भी सरकार के द्वारा कर लगाए जाते हैं और जो सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उससे जो लोगों को त्याग करना पड़ता है और जो उनको लाभ मिलता है उसका माप हम आसानी से नहीं लगा सकते। इन दोनों का जो अब आपका त्याग और लाभ का जो माप है वो बहुत आसानी से नहीं लगाया जा सकता। इनका जो अनुमान लगाना वो काफ़ी कठिन कार्य होता है। फिर नेक्स्ट आपका भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ। इस प्रकार से हम देखते हैं भी विकास की योजनाओं पर किए जाने वाले खर्च से भविष्य में लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उससे लाभ एकदम जल्दी नहीं मिलते, वो क्या होते हैं, भविष्य में मिलते हैं। परंतु जो करों का भार है जनता पर तुरंत पड़ जाता है और जो कर लगाए सरकार के द्वारा कर लगाए जाते हैं उनका जो बर्डन होता है, भार होता है, वो लोगों पर क्या है, तुरंत पड़ जाता है। अतः भविष्य के लिए लाभ तथा वर्तमान त्याग के आधार पर अधिकतम सामाजिक लाभ का अनुमान लगाना क्या होता है, कठिन होता है। फिर थर्ड इसका आपका है कर भार का अनुमान। जो सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है और जो लोगों पर उस कर का जो भार पड़ता है यह मापना बहुत कठिन है कि प्रत्येक कर का अलग अलग रूप से जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसलिए माप किए बिना सीमांत सामाजिक त्याग का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर आपका है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेबिट। जब सरकार सार्वजनिक व्यय के लिए करों द्वारा धन एकत्रित करती है तब अनुपयोगिता उत्पन्न होती है, इनके लोगों को त्याग करना पड़ता है। परंतु सार्वजनिक ऋणों से धन एकत्रित करने में अनुपयोगिता उत्पन्न नहीं होती। तो इस प्रकार सार्वजनिक ऋणों के संबंध में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। कर भार तथा सार्वजनिक व्यय। यह मान्यता है कि सरकार द्वारा लगाया गया प्रत्येक कर जनता पर भार है, यह सही नहीं है। यानी कि जो हम मान लेते हैं भाई जो जितने भी कर जनता पर लगाए जाते हैं वो क्या है, एक प्रकार के भार होते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। जिस प्रकार हम देखते हैं नशीली वस्तुओं पर लगाया गया कर जनता के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय संबंधी प्रत्येक निर्णय आर्थिक तत्वों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। ये जो भी सार्वजनिक व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है वो आर्थिक तत्वों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। उसका ये मतलब नहीं कि भी इससे लोगों का क्या होगा, सोशल बेनिफिट होगा। कई जो सार्वजनिक जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो राजनीतिक दबाव के कारण भी किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हम देखते हैं उपरोक्त दोनों तत्वों के परिणामस्वरूप सामाजिक कल्याण का सही अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है।